यार हम देखेंगे कि हम लोगों ने आज क्या करना है। देखिए, कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था डायनेमिक्स। ठीक है, डायनेमिक्स में उन्होंने बताया था कि सबसे पहले हम लोगों ने न्यूटन्स की लॉज देखने हैं, फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन को क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है उसका, एंड लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन जो है वो इन डिटेल हम देखेंगे। चले, तो सबसे पहले हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखा था। एंड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, इफ द फोर्सेस ऑन एनी ऑब्जेक्ट रिमेन्स बैलेंस्ड, तो ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। या फिर यूं कहेंगे कि वो अपनी स्टेट चेंज नहीं कर रहा होता। स्टेट कैसे चेंज नहीं कर रहा होगा कि अगर वो स्टेशनरी है तो वो स्टेशनरी रहेगा, और अगर वो चल रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन को फॉलो करता रहेगा, ना एक्सेलरेट करेगा ना डिसेलरेट करेगा, ना ही अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। मैंने कहा था कि हम लोगों ने जो एक फाइनल ट्रैक्स लॉ से लेना था वो ये कि ऑब्जेक्ट ओनली एक्सेलरेट डिसेलरेट और चेंज इट्स डायरेक्शन ड्यू टू द अनबैलेंस फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, फिर हम लोग आए थे सेकेंड लॉ की तरफ, और इसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल गुफ्तगू हुई थी, और इसका फर्स्ट हाफ हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था, एंड सेकेंड हाफ आज हम देखने वाले हैं। सेकेंड लॉ को हमने डिफाइन किया था दैट द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन इट्स मोमेंटम। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स लग रही होती है वो उस ऑब्जेक्ट के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होती है। हमने मोमेंटम को डिफाइन किया था यहाँ पे कि मोमेंटम इज बेसिकली डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ मोशन। इट इज एक्चुअली डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, एंड एज एन एक्सप्लेनेशन हमने कहा था कि इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन विच इट एक्सचेंजेस ड्यूरिंग द कोलिजन। मैंने ऐसा कहा था कि मोमेंटम ग्रेजुअली समझ में आता रहेगा कि क्या चीज़ है, एंड मोमेंटम को बेस्ट अंडरस्टैंडिंग वे ऑफ मोमेंटम इज थ्रू कोलिजन्स, जो कि इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है हमारा। collision is basically the application of first and second law, तो सॉरी सेकंड एंड थर्ड लॉ, तो वो बिल्कुल लास्ट पार्ट है हमारे इस चैप्टर का। तो मैंने कहा था मोमेंटम इज एक्चुअली इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज यूनिट्स केजी मीटर पर सेकंड, एंड क्योंकि वी वर स्टिकिंग टुवर्ड्स द मोमेंटम, तो हमने कहा सेकंड लॉ, तो हमने कहा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वुड बी एनी ऑफ द फैक्टर ऑफ द मोमेंटम, ईदर मास और द वेलोसिटी इफ इट्स चेंजिंग। वेलोसिटी वाला चेंज तो बहुत ही कॉमन था कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर जाए या डिसेलरेट कर जाए, तो वहां पे इट कॉजेज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन मोमेंटम। मास वाला केस हमारे लिए थोड़ा सा यूनिक सा था, तो मैंने कहा था कि यहाँ पे मास ऑफ सिंगल ऑब्जेक्ट बात नहीं हो रही, यहाँ पे मास ऑफ कलेक्टिव कलेक्टिव सिस्टम की बात हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा था हमारे पास कन्वेयर बेल्ट की एग्जांपल थी, हमारे पास एस्केलेटर्स की एग्जांपल थी, जिस पे हमने डिस्कस किया था कि एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी चलने वाला जो आपके पास ऑब्जेक्ट है, सिस्टम है, उसका अगर मास किसी तरह आपके पास चेंज हो जाए। ठीक है, हमने कहा था कि रिजल्टेंट फोर्स जो कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज टू फोल्ड, मैंने कहा था कुड बी ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, जो कि आपके पास एफ एफ इज इक्वल्स टू एम डेल वी अपॉन टी बनता है, जहाँ पे डेल वी अपॉन टी इज इक्वल्स टू द एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो एफ इज इक्वल्स टू एम ए हमारे पास यहाँ से आया था। दूसरा केस हमने कहा था चेंज इन मास अपॉन इनटू वी अपॉन टी, ये आज हमने देखना है। ठीक है, हम लोगों ने इसके कुछ केसेस देखे थे, हमने कहा था एक्सेलरेशन वुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। तो इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, मतलब अगर फॉरवर्ड फोर्स इज ग्रेटर देन द बैकवर्ड फोर्स, तो आपके पास ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा होगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी। और मैंने ऐसा कहा कि अगर आपके पास बैकवर्ड फोर्स इज ग्रेटर देन द फॉरवर्ड फोर्स, तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो डिसेलरेट कर रहा होगा, उसकी वेलोसिटी जो है वो आपके पास कम हो रही होगी। हमने इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया था। आज हम देख रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ का सेकंड केस। अच्छा, केस तो वो एक ही है, बेसिकली हमने अपनी आसानी के लिए यहाँ पे इसको फर्स्ट एंड सेकंड केस कह दिया है। तो बेसिकली हम समझ रहे हैं अब एक पॉइंट, जिसे हमने कहा था कि न्यूटन का सेकेंड लॉ could also be written as change in mass into v upon t। तो यहाँ से एक छोटा सा सब टॉपिक बनाते हुए जा रहे हैं कि ये जो आपके पास चेंज इन मास आ रहा है अपॉन टी, तो फिलहाल हम इस पे बात कर रहे हैं। ठीक है, सिंस वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो जो चेंज इन मास हो रहा होगा उसको टाइम के रिस्पेक्ट से मैं बोल सकता हूँ मास का चेंज, रेट ऑफ चेंज इन मास
या फिर मास फ्लो रेट। तो स्पेसिफिक जो केस हम देख रहे हैं जिसपे मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे पास बन रहे होते हैं, तो वो एक सब टॉपिक हमने डिजाइन कर दिया और हमने इसको बोल दिया मास फ्लो रेट का। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्या है, पहले तो कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं और उसके बाद फिर इसकी मैथमेटिक्स एंड फिर क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू द टू फनी डायग्राम्स जो आप लोगों के सामने बनी हुई है, उस हिसाब से दो दो एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इफ देयर इज अ होस पाइप फ्लोर पे पड़ा हुआ है और उसका एक एंड जो है वो किसी भी हमने वाटर टैप से लगाया है। ठीक है, वी आर नॉट होल्डिंग द होस पाइप, वो ऐसी जमीन पे पड़ा हुआ है। अब अगर मैं वाटर टैप खोल देता हूँ एंड द लिक्विड इज अलाउड टू फ्लो नाउ, तो दैट होस पाइप विल स्टार्ट मूविंग इन अ zigzag मोशन। ठीक है ना, वो एक zigzag मोशन शुरू कर देता है आपके सामने। ना सवाल उठता है कि क्यों, हाउ, मतलब वाई, कि पानी उसमें से बाहर निकल रहा है, लेट्स से पानी अगर आगे की तरफ जा रहा है तो वो जो होस पाइप है वो पीछे की तरफ जा रहा हो। ठीक है, ये सिमिलरली एक दूसरी एग्जांपल हमारे पास एक बलून की हो सकती है कि अगर एक बलून को हम इन्फ्लेट करें और उसको टाई अप किए बगैर छोड़ दें। ठीक है, अगर मैं उसको टाई अप किए बगैर छोड़ देता हूँ तो ये जो बलून है वो बिल्कुल जिगजैग मोशन करता हुआ रैंडम डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। ठीक है, ये भी हमने ऑब्जर्व किया है बहुत दफा। ठीक है, इसका रीजन क्या है? अब देखें, दोनों केसेस में अगर ये मूव कर रहे हैं, ये बैकवर्ड मूव कर रहा है, तो देर इज ओनली अ रिजल्टेंट फोर्स जो कि इसको मूव करवा सकती है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा। क्योंकि पहले मैंने कहा कि जमीन पे रुका हुआ था या हमारे हाथ पे स्टेशनरी था, तो ये स्टेशनरी पोजीशन से अगर आपके पास मूवमेंट के अंदर आ चुका हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि देर मस्ट बी अ रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, और रिजल्टेंट फोर्स जो है वो आपके पास बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। अब यहाँ पे देखना है कि चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे कैसे आ रहा है, ऑल्दो कि मतलब वेलोसिटी का चेंज तो मैं नहीं कह सकता, क्यों? क्योंकि इनिशियली तो ये रुका हुआ, तो वेलोसिटी तो इसकी चेंज हो ही नहीं रही है। तो अब मतलब वेलोसिटी, इस बलून की बात कर रहा हूँ, बलून की वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही थी। ठीक है ना? तो हुआ क्या, अब यहाँ पे समझना है। देखें, ये फिर बनता है सेकंड केस जहां पे हमारे पास चेंज इन मास है। ठीक है, तो मैंने कहा था सेकंड केस आपके पास ये बना था जिसके अंदर से मैंने चेंज इन मास पर यूनिट टाइम जो है वो मैंने अलग कर दिया और इसको कहा मैंने मास फ्लो रेट। तो बेसिकली इन दोनों एग्जाम्पल से हुआ क्या, यहाँ पे एयर बाहर आ रही थी विद स्पेसिफिक वेलोसिटी, यहाँ पे लिक्विड बाहर आ रहा था विद स्पेसिफिक वेलोसिटी। तो कितनी एयर बाहर आई है ये तो टोटल मास में नहीं निकाल पाऊंगा, या कितना लिक्विड उसमें से उस पाइप में से बाहर आना है इसका मैं ये नहीं निकाल पाऊंगा टोटल मास। अलबत्ता मैं इतना जरूर निकाल सकता हूँ कि पर यूनिट टाइम कितना जो है वो लिक्विड एग्जिट कर रहा है या कितना एयर जो है एग्जिट कर रही है। तो यूं समझ ले, मैं कहूँ कि एक सेकंड के अंदर देयर वाज सर्टेन मास जो कि इमिट आउट हो रहा था, तो ये इसका बन जाएगा मास फ्लो रेट, चेंज इन मास पर यूनिट टाइम। वो अगर मैं इसकी वेलोसिटी जिससे वो लिक्विड बाहर आ रहा था मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास वो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी जो ये होस पाइप या ये बलून या इस टाइप के सिमिलर कोई से भी ऑब्जेक्ट है वो फील कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स डिस्कस कि ये मास फ्लो रेट है क्या और इसको मैं किस तरह निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो इमेजिन करें आपके पास, अच्छा दोनों ही केसेस में, चाहे वो एक मैंने लिक्विड का केस दिया था बना रखा हुआ है, एक मैंने गैसेस का केस बना रखा हुआ है। ठीक है, तो बोथ आर फ्लूइड्स एंड मास फ्लो रेट आपके पास फ्लूइड्स के अंदर ही पॉसिबल है। सही है ना? तो अगर कोई सा भी फ्लूइड होगा, ठीक है, चाहे वो आपके पास लिक्विड हो चाहे वो आपके पास गैसेस हो, उसका एक स्पेसिफिक नोजल होगा जिससे वो बाहर आ। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं, अच्छा ये भी हमें पता है कि फ्लूइड्स की एक प्रॉपर्टी ये है कि वो अपने कंटेनर का शेप लेते हैं। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि जब ये बाहर आ रहे होंगे तो ये, क्योंकि आपके पास जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये सर्कुलर है। ठीक है, या लेट्स से कि सर्कुलर कंसिडर कर लेते हैं, ये सर्कुलर नहीं है तो कोई सा भी एरिया है। ठीक है, तो आपके पास और एक सर्टेन वेलोसिटी से निकलेंगे, तो इनिशियली इनकी लेंथ होगी एल। ठीक है, अब हो सकता है कि वो बहुत छोटी सी लेंथ हो और पानी फौरन यूं नीचे गिर जाए, लेकिन बहुत छोटी सी भी होगी तो लेंथ होगी जरूर इसकी, एक स्ट्रेट लाइन। तो इन शॉर्ट में कह सकता हूं कि ये एक सिलिंड्रिकल फॉर्म में बाहर आया। ठीक है,
तो मैं अगर टोटल मास या टोटल वॉल्यूम नहीं निकाल सकता, मैं इतना कह सकता हूँ कि पर यूनिट टाइम के हिसाब से बात कर लूँ। सही है। तो अगर मैं इनिशियली स्टार्ट करूँ बाय कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम जो बाहर आ रहा था, तो देखिए वॉल्यूम जो है वो आपके पास इस लिक्विड का जो इजेक्ट हो रहा है, दैट वुड बी गिवन बाय एरिया इनटू टाइम, सॉरी इनटू लेंथ। ठीक है। अब ये एरिया क्या होगा, एरिया डेफिनेटली वुड बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द नोजल जिससे भी वो बाहर आ रहा है। स्क्वायर भी हो सकता है, ट्राइंगल भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है। मोस्टली सर्कुलर की एग्जांपल्स हम देखते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा लेंथ, जो मैंने कहा कि जितनी भी लेंथ वो बना रहा था बाहर जाते वक्त, ठीक है, ये इसका वॉल्यूम हो गया। अब ये लेंथ बहुत छोटी भी हो सकती है, बहुत ज्यादा भी हो सकती है। अब टोटल वॉल्यूम लिक्विड का जो बाहर आ रहा है वो तो निकालना बहुत मुश्किल है। ऐसा है क्योंकि निकलने के बाद ये लिक्विड डिस्पर्स भी हो रहा होगा ना। तो अब उसमें क्या होगा कि मैं स्पेसिफिक इसका शेप तो रहा नहीं, तो वॉल्यूम निकालना मुश्किल होगा। मैं क्या करूंगा, मैं वॉल्यूम पर यूनिट टाइम निकाल लूंगा। मैं निकाल लूंगा कि भाई 1 सेकंड के अंदर या पर यूनिट टाइम जो है वो इसका कितना वॉल्यूम है जो कि इसमें से बाहर आया था। तो मैं टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास ओवरऑल वॉल्यूम भी आ जाएगा, लेकिन ओवरऑल वॉल्यूम फिलहाल हमें चाहिए नहीं। तो अगर मैं डिवाइड करूं पूरी इक्वेशन को टाइम से, ठीक है, तो मैंने कहा डिवाइडिंग इक्वेशन बाय टाइम, तो यही इक्वेशन आपके पास बन जाएगी वॉल्यूम बाय टी, अच्छा, एरिया इंटू लेंथ अपॉन टी। बेटे ये जो चीज है इसको मैं थोड़ा सा इस तरह मैनेज कर सकता हूँ कि एक स्टेप अगर बढ़ा दूं, तो मैंने कहा लेंथ ओवर टी, ऐसा लिख सकता हूँ, मैथमेटिकली गलत तो नहीं है। ठीक है। अब देखें ये जो लेंथ ओवर टी है, लेंथ क्या है आपके पास, डिस्टेंस है। ठीक है। एंड अज्यूमिंग कि जनाब जिस वक्त ये निकलेगा तो मोमेंट मतलब इंस्टेंटेनियसली इट वुड हैव अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो मैं इस लेंथ को उसका एक छोटे से फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए इसकी डिस्प्लेसमेंट कंसिडर कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये चीज लेंथ ओवर टाइम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम आपके पास हो जाएगी वो वेलोसिटी। ये वेलोसिटी क्या है, ये वेलोसिटी, अच्छा अब मैं थोड़ा सा सिंबल यहाँ पे स्पेसिफाई करूँ कि वेलोसिटी को मैं इटैलिक वी से लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम भी है, वो बच्चों को अक्सर कंफ्यूज करता है। तो बेसिकली दिस इज दी वेलोसिटी, ठीक है, जिससे वो लिक्विड बाहर आ रहा होगा। और ये आपके पास v अपॉन टी चल रहा था। ठीक है। तो मैं सिंपली लिख सकता हूं कि v ओवर टी इज इक्वल्स टू एरिया इंटू वी। ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है आपके पास, v ओवर टी, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड इजेक्टेड पर यूनिट टाइम, जिसको मैं वॉल्यूम फ्लो रेट कह सकता हूं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इसको वॉल्यूम फ्लो रेट। ठीक है, कि कितना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम जो है वो इजेक्ट आउट हो रहा है। अच्छा, ये आपके पास v जो है यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है जिससे वो बाहर आ रहा है। ठीक है। और ये a जो है ये आपके पास एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाता है। ठीक है। तो वॉल्यूम फ्लो रेट तक हम पहुंच गए। अब हमें चाहिए मास फ्लो रेट। तो देखें, मास जो है ना आपके पास, मास इज बेसिकली डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, राइट। तो अगर मैं मास फ्लो रेट की बात करूंगा, या फिर सिमिलरली यूं भी कह सकता हूं कि इस इक्वेशन को टाइम से डिवाइड कर दिया, तो मैं दोबारा एक काम कर देते हैं, इसको इस तरह कह देते हैं कि इस इक्वेशन को भी हम टाइम से डिवाइड कर रहे हैं। अब आप इसको लॉजिक कुछ भी बोलें कि जनाब मैं टाइम से डिवाइड कर रहा हूँ, या यूं बोलें कि आप वॉल्यूम फ्लो रेट के लिए मैं मास फ्लो रेट के लिए मैं वॉल्यूम फ्लो रेट कंसिडर कर रहा हूँ, एक ही बात है। हमें तो अल्टीमेटली टाइम चाहिए। ठीक है। तो ये हो जाएगा m अपॉन टी, जो मेरे पास वॉल्यूम मास फ्लो रेट बन चुका हुआ है। और डेंसिटी की जगह, सॉरी, वॉल्यूम फ्लो रेट की जगह, या फिर मैं इस इक्वेशन को पहले कंप्लीट कर लूँ, स्टेप थोड़े से बढ़ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा v ओवर टी। ठीक है।
ये V ओवर टी आपके पास वॉल्यूम फ्लो रेट है, ठीक है, तो कैपिटल वी इसको यहाँ पे कर देते हैं। अब वॉल्यूम फ्लो रेट का जो फॉर्मूला है वो आप नीचे निकाल चुके हुए हो, तो आपके पास उसको मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, या मैं एक मेंशन कर दूं ताकि अगर आप लोग रिव्यू कर रहे हो तो आप लोग को याद रह जाए कि वॉल्यूम फ्लो रेट जो है वो आपके पास एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड या फ्लूइड जो भी आपके पास। तो उसको मैं अगर यहाँ सब्सटीट्यूट कर देता हूँ तो मेरे पास मास फ्लो रेट ऑफ द लिक्विड आ जाएगा डेंसिटी एरिया इनटू वेलोसिटी। बेटा ये मास फ्लो रेट की वो वैल्यू है जो जिसको आप गैसेस के लिए भी लगा सकते हो, जिसको आप लिक्विड्स के लिए भी लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ अगेन मेंशन कर देते हैं ये एम ओवर टी जो है दिस इज मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट क्या है? मास इजेक्टेड पर यूनिट टाइम, या मास ऑफ एनी एयर लिक्विड गैस पासिंग थ्रू पर यूनिट टाइम। मास फ्लो रेट ये हो गया। ए एरिया था, वी वेलोसिटी थी, मेंशन कर चुके थे हम डेंसिटी को मेंशन कर देते हैं। दिस इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर आप क्या कहते हैं, अगर आप इसको यूनिट्स वगैरह से चेक करोगे तो इसका यूनिट मीटर केजी पर सेकंड आना चाहिए आपके पास, ठीक है। अब कमिंग बैक टू द न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ सेज दैट कि आपके पास रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विच कैन बी रिटन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इनटू वी अपॉन टी। एंड ये आपके पास मास फ्लो रेट है, ठीक है, जो कि अभी हमने कैलकुलेट थोड़ा सा ड्राइव किया है। तो मैं इस मैथमेटिकल फॉर्मूला को, फोर्स के फॉर्मूला को मैं ये लिख सकता हूँ, इसकी जगह मास फ्लो रेट की वैल्यू लिख के डेंसिटी एरिया। अब देखें, एक वेलोसिटी यहाँ पे मौजूद थी और एक वेलोसिटी यहाँ मौजूद है, तो ये वी स्क्वायर हो जाएगा। या अगर मैं एक स्टेप बढ़ा दूं, ठीक है, तो जो फोर्स है ये हो जाएगी डेंसिटी एरिया एंड वी स्क्वायर। ये फोर्स कौन सी है? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। अच्छा, अब ये वो फोर्स है जो कि कोई सा भी फ्लूइड जो इजेक्ट हो रहा है ये एक्सर्ट कर रहा होगा, ठीक है ना। तो मतलब ये वो फोर्स है जो यहाँ से आपके पास एयर बाहर आ रही है, तो ये जो फोर्स एक्सर्ट कर रही है वो आपके पास ये वाली फोर्स है। या ये जो लिक्विड बाहर आ रहा है ये जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा ये आपके पास ये वाली फोर्स है। इस वक्त डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगी, इस वक्त डेंसिटी ऑफ एयर हो जाएगी। एरिया इस नोजल का, या इस नोजल का वी स्क्वायर जिस वेलोसिटी से ये लिक्विड या ये फ्लूइड जो है आपके पास बाहर आ रहा है, ठीक है। आई बस समझ में? एनी क्वेश्चन टिल नाउ? यहां तक किसी को कोई सवाल? एवरीथिंग इज क्लियर? चले, अब इसके क्वेश्चंस किस तरह बनते हैं वो गौर से देखेंगे। समटाइम्स तो मास फ्लो रेट की डायरेक्टली वैल्यू गिवन होगी हमें, एंड समटाइम्स हमें इंडिविजुअल वैल्यूज एज इन डेंसिटी, द एरिया एंड ये सारी चीजें गिवन होंगी और वो निकालना होगा। बेटा कुछ भी निकालने को आ सकता है, ठीक है ना, तो वो अभी देख लेते हैं क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, पहला सवाल ये एमसीक्यूज में से है। उसने आपसे कहा कि वाटर इज पम्प थ्रू अ होस पाइप एट अ रेट ऑफ 90 केजी पर मिनट। अब देखें ये जो 90 केजी पर मिनट आपको दे रखा हुआ है ना, ये ये चीज आपको डायरेक्टली इसने मास फ्लो रेट दे दिया, लेकिन पर मिनट दिया, हम इसको पर सेकंड कर देंगे, ठीक है। मतलब इसने आपको डेल एम अपॉन टी डायरेक्टली दे दिया, ठीक है। इट इमर्जेस फ्रॉम द होस पाइप हॉरिजॉन्टली विद स्पीड ऑफ 20 मीटर्स पर सेकंड। यहां पर आपके पास एक स्पीड आ गई उसकी 20 मीटर पर सेकंड। उसने बोला व्हाट इज द रिक्वायर्ड, व्हिच फोर्स इज रिक्वायर्ड फ्रॉम अ पर्सन होल्डिंग द होस पाइप टू प्रिवेंट इट मूविंग बैकवर्ड। अच्छा, ये पार्ट थोड़ा सा थर्ड लॉ से आ जाता है हमारे पास। थर्ड लॉ हमने नहीं पढ़ा हुआ, बट स्टिल जितना ओ लेवल से हमें थोड़ा बहुत याद होगा तो वो देख लेते हैं।
कि अगर मुझे उसको होल्ड करके रखना है तो मुझे फोर्सेस बैलेंस करनी है, बल्कि हम इसको फर्स्ट लॉ के रिस्पेक्ट से भी कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं, मुझे इसको अगर इसको होल्ड करके रखना है मुझे फोर्सेस बैलेंस करनी पड़ेंगी। अब बैलेंस फोर्स क्या है कि जितनी लिक्विड फोर्स बाहर की तरफ लगा रहा है, जो कि हम डेल एम वी अपॉन टी से निकालेंगे, उतनी ही फोर्स मुझे उसको होल्ड करने के लिए चाहिए होगी, ताकि फोर्सेस बैलेंस हो जाए और वो मूव ना करे, वो होल्ड रहे। तो वो फोर्स क्या होगी, मैं उतनी ही फोर्स निकाल लेता हूँ जो लिक्विड फोर्स लगा रहा है। अब देखें अगेन लॉन्गर मेथड थोड़ा सा, क्योंकि हम इस वक्त समझ रहे हैं सॉल्व किस तरह करना है। तो आपके पास दिस इज डेल एम वी अपॉन टी। अब मसला ये कि आपके पास वो 90 केजी पर मिनट दिया हुआ था। आप इसको अलहदा से भी कर सकते हो, आप इसको साथ में भी कर सकते हो। मैं साथ में कर देता हूँ। 90 केजी आपके पास चेंज इन मास है, वेलोसिटी थी आपके पास 20, और ये सारा कुछ आपको एक मिनट में क्यों मिलता है, जिसको मुझे सेकंड्स के अंदर लेना था। तो सेकंड के हिसाब से जो टाइम बन जाता है वो आपके पास 60 सेकंड्स हो जाता है। ठीक है, तो यहां से आपके पास वैल्यू आ जाएगी तकरीबन 30 न्यूटन की। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। चले, अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जहां पर हमें वॉल्यूम फ्लो रेट नहीं गिवन था। अब हमें बताया गया था कि हम जो है वो हमें इंडिविजुअल वैल्यूज दे रखी हुई थी। ठीक है, अब वो गौर से सुने। वो कहता है अ स्ट्रॉन्ग विंड, a strong wind of speed 33 meter per second blows against a wall. The density of the air is 1.2 kg per meter cube. केजी स्टैंडर्ड है बेटा, केजी तो इसका ऐसा ही यूनिट है ना, इसलिए। The wall has an area of 12 meters at right angles to the wind velocity. The air has its speed reduced to zero when it hits the wall. What is the approximate force exerted by the air on the wall? अच्छा, आपको डेंसिटी दे रखी हुई है, आपको स्पीड दे रखी हुई है, एंड आपको एरिया दे रखा हुआ है। ठीक है ना, जिस एरिया के ऊपर वो स्पीड या फिर वो मास आकर के हिट कर रहा है। तो देखिए अगेन डायरेक्टली जो है वो, अब मैं ये देखूंगा कि मेरे पास स्पीड तो कांस्टेंट है, मास मुझे नहीं पता, लेकिन मसला ये है कि मास मुसलसल लगे चले आ रहा है। बेटा मास का जो आपके पास ऐसा यूनिट है दैट इज किलोग्राम्स, तो हम उसको ग्राम्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे, उसको केजी में रखेंगे ना। उसका स्टैंडर्ड यूनिट एग्जैक्टली इट्स केजी। ठीक है, अच्छा अब गौर से सुनिए। आपके पास द फॉर्मूला इज एफ, मुझे यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है ये वाला, लेकिन सिंस मेरे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं इसको अब ओपन करके लिखूंगा। तो मैं इसका जो डिटेल वर्जन फॉर्मूला था मैं वो इस्तेमाल कर रहा हूँ, डेंसिटी एरिया एंड वी स्क्वायर। ठीक है, डेंसिटी किसकी यूज करूंगा, डेफिनेटली द फ्लूइड, जो कि यहाँ पे एयर गिवन है दैट इज 1.2। अच्छा, इसका एरिया जो है वो ये एयर आकर के हिट कर रही है एक वॉल पे जिसका एरिया 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 12। एंड जिस वेलोसिटी से वो आकर के हिट कर रही है, जिस स्पीड से आकर के वो हिट कर रही है दैट इज 33, एंड इस पर आ जाएगा स्क्वायर। बेटा दिस फॉर्मूला विल डायरेक्टली गिव यू द एवरेज फोर्स जो कि उस वॉल पे जाकर के एयर हिट करने से कर रही है। तो आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बताइएगा। 15681, तो मतलब ये ऑलमोस्ट, मतलब वैसे तो इसको 15681 ही लिख देते हैं, 15। अच्छा, कोशिश क्या करें अपने आंसर को टू सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर रखें, तो टू सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर ऑटोमेटिकली ये 16,000 न्यूटन बन जाता है। ठीक है, चलें जी।
ये थे इसके एमसीक्यूज। अब इसके एक से दो हम लोगों ने देखने हैं पेपर 2। पेपर 2 के अंदर इसके बड़े मजेदार किस्म के क्वेश्चंस आते हैं। एंड आई डोंट नो व्हाई कि वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं बच्चों के लिए, कि मतलब उसको रिलेट नहीं कर पाते कि एक्चुअली न्यूटन सेकंड लॉ के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सवाल आ रहा है। ठीक है, तो ये एक किसी सवाल का एक सेकंड पार्ट है, तो वो गौर से सुनिएगा। वो कहता है कि द propulsion system of a toy car consists of a propeller attached to an electric motor as illustrated in figure 3.1। जैसे टॉय कार जिसके पीछे एक प्रोपेलर लगा हुआ है, उस प्रोपेलर का काम ये है कि वो प्रोपेलर जो है वो आगे से हवा को पीछे की तरफ पुश ऑन कर रहा होता है। अब डेफिनेटली देयर इज अ फ्लो रेट ऑफ मास, जिसकी वजह से अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ एक फोर्स हवा लगा रही होगी बैकवर्ड, एंड एज अ रिएक्शन उसको एक फॉरवर्ड फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो वो कार मूव कर जाएगी। इसने हमें इंफॉर्मेशन क्या दे रखी हुई है, वो इंफॉर्मेशन हम देख लेते हैं। उसने जो हमें बता रखा है वो ये कि ये जो प्रोपेलर है उसका एक ब्लेड हैज अ लेंथ ऑफ 0.045 मीटर। तो सिंस ये एक सर्कुलर एरिया जो है वो कवर करेगा घूमते वक्त, ठीक है, तो इस सर्कुलर एरिया का जो रेडियस होगा उसको मैं 0.045 कंसिडर कर सकता हूँ, क्योंकि जो एरिया यहाँ पे बन रहा है डेफिनेटली वो सर्कल है और उसकी लिमिट जो है वो सेंटर से इस ब्लेड की रेंज है। ठीक है, तो इसको मैं अपना रेडियस कंसिडर कर लूंगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद उसने कहा कि द एयर हैज अ डेंसिटी ऑफ 1.3 केजी पर मीटर क्यूब, वो यहाँ दे रखी हुई। और जो स्पीड जिससे एयर फ्लो कर रही है फ्रॉम हेयर टू हेयर, दैट इज 1.8 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड ऑफ द एयर है, नॉट द कार, जिस स्पीड से एयर एक्चुअली यहाँ पे जा रही होगी। ठीक है, और बाकी इसके ऊपर हम बात कर चुके हुए हैं कि दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। उसने बोला शो दैट इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड्स द मास ऑफ एयर प्रोपेल्ड टू द लेफ्ट इज 0.03 kg। ठीक है, 2 सेकेंड के टाइम के लिए जो मास प्रोपेल हो रहा है दैट इज 0.03। अब देखें आपके पास मास फ्लो रेट का जो फॉर्मूला है उसको इस्तेमाल करूंगा मैं। वो है मेरे पास डेंसिटी, एरिया एंड वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा यहां पे मुझे चेंज इन मास चाहिए फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड्स, तो टाइम की जगह मैंने 2 सेकेंड्स लिखा है। डेंसिटी ऑफ एयर इज गिवन 1.3। अब मुझे एरिया की वैल्यू नहीं गिवन है, लेकिन मुझे एरिया के लिए इंग्रेडिएंट्स दे रखे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि सर्कुलर एरिया है तो आपके पास हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू थी 0.045 स्क्वायर, और ये आपके पास एरिया आ गया। ठीक है, वेलोसिटी जिससे एयर क्रॉस कर रही थी प्रोपेलर को दैट वाज 1.8, और क्योंकि सिर्फ मुझे मास निकालना है, अच्छा अल्टीमेटली मैं 2 को भी इधर ले जाकर के मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो यहां से आपके पास अमाउंट ऑफ मास आ जाएगा जो कि 2 सेकंड के टाइम पीरियड के अंदर इस प्रोपेलर से क्रॉस किया था। ठीक है, तो जल्दी से कीजिएगा इसको, और चेक करें कि वैल्यू हमारे पास इतनी आ रही है। एक दफा कैलकुलेशन परफॉर्म करके वैल्यू कंफर्म कीजिएगा। ठीक है, 0.0297, तो दैट मेक 0.030। ठीक है, अच्छा अब उसने आपसे बोला द इंक्रीज इन मोमेंटम ऑफ द मास। इंक्रीज इन मोमेंटम क्या होगा आपके पास, देखें अब इंक्रीज इन मोमेंटम के लिए, मतलब चेंज इन मोमेंटम के लिए सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं आंसर लिखूंगा। चेंज इन मोमेंटम का मतलब ये है कि चेंज इन मास इनटू वेलोसिटी। ऐसे ही है, तो मास जो आपके पास 2 सेकंड के लिए चेंज हुआ था ना, 2 सेकंड के टाइम पीरियड के अंदर वो 0.03 था, और जो वेलोसिटी थी दैट वाज 1.8। तो यहां से आप जल्दी से इंक्रीज इन मास निकाल के दीजिएगा। इंक्रीज इन मोमेंटम, सॉरी, जरा कंफर्म कीजिएगा वैल्यू यही आ रही है।
बच्चों, तो जल्दी जल्दी। हाँ, सेम फॉर्मूला। एक्चुअली हम चेंज निकाल रहे हैं ना, तो चेंज कुड बी इंक्रीज और डिक्रीज बोथ। तो 0.03 इंटू 1.8, 0.045 एक्चुअली इट इज, ठीक है। तो द वैल्यू इज 0.045, 054, सॉरी। ठीक है, देखिए ये आ गया आपके पास चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, अगले पार्ट में उसने आपसे बोला द फोर्स एक्सर्टेड ऑन दिस मास बाय द एयर। अब द रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो आप चेंज इन मोमेंटम निकाल चुके हो 2 सेकंड का, वो है 0.054। और टाइम जो है वो शुरू से 2 सेकंड के इंटरवल की बात हो रही थी, तो यहां से आपके पास वैल्यू जाएगी 0.027 न्यूटन्स। ठीक है, तो अब अगर अपने पेपर टू के क्वेश्चन को गौर करोगे, तो उसने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज दी। पहले उसने चेंज इन मास निकलवाया। अगले क्वेश्चन में यही चेंज इन मास v से मल्टीप्लाई करके, मतलब यही वैल्यू इस्तेमाल करके उसने चेंज इन मोमेंटम निकलवाया। उसी के अगली पार्ट में चेंज इन मोमेंटम को उसने 2 से डिवाइड करके ये वाली वैल्यू निकलवा ली आपके पास फोर्स। तो ऑल थ्री पार्ट वर रिलेटेड टू ईच अदर। जो आपके पास जनरल फॉर्मूला है डेल एम वी अपॉन टी, तो पहले उसने ये निकलवाया, फिर उसने ये निकलवाया, फिर उसने ये कैलकुलेट करवाया। ठीक है, तो क्वेश्चन टू, सॉरी, पेपर टू के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो यूजली इस तरह एक दूसरे से रिलेटेड आते हैं। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं तो मुझे बताइएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई करना है। ठीक है, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? सिंपल है कॉन्सेप्ट, सही है। बिल्कुल ही सिमिलर सा एक कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोगों ने ट्राई करना है। ठीक है, तो उसमें आपसे क्या बोलता है, वो कहते हैं अ रिमोट कंट्रोल मॉडल एयरक्राफ्ट हैज टू प्रोपेलर्स ईच ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर, मतलब नॉट द रेडियस, डायमीटर। ठीक है, तो मतलब इसका जो भी सर्कुलर स्पैन बन रहा होगा, उसका जो डायमीटर है, दैट उसका जो रेडियस है दैट वुड बी 8 सेंटीमीटर, या फिर 0.08 मीटर्स। अच्छा, ये जो चीजें ना, ये आप क्वेश्चन पढ़ते साथ ही आपके जहन में कैलकुलेशंस चलना शुरू हो जानी चाहिए कि अच्छा ये होगा या ये व्हाटसोएवर। ठीक है, उसके बाद फिगर 3.1 इज अ साइड व्यू ऑफ एयरक्राफ्ट व्हेन होवरिंग। ओके, उसने आपसे बोला द एयर इज प्रोपेल्ड वर्टिकली डाउनवर्ड्स बाय ईच प्रोपेलर सो दैट द एयरक्राफ्ट होवर्स अ फिक्स्ड पोजीशन। द डेंसिटी ऑफ एयर इज गिवन टू बी 1.2। assume that the air from each propeller moves with a constant speed of 7.6 meter per second in a uniform cylindrical diameter of 16 centimeter, मतलब radius 8 centimeter. Also assume that air above each propeller is stationary। अच्छा, ये assumption बहुत जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि relative motion आ जाता है अगर आपके पास वो ना हो, तो इसलिए हमने इसको assume किया it's stationary। सबसे पहले इसमें बोला show that in the interval of 3 seconds the mass of air propelled downwards by one propeller is 0.5 kg, 0.55 kg। बाय वन प्रोपेलर से मतलब ये है कि वो एरिया पे फर्क पड़ेगा उस चीज से। ठीक है ना, अगेन आपके पास मास की बात की थी, तो चेंज इन मास मुझे शो करना था। चेंज इन मास अपॉन टी शो करना है, एंड दैट वुड बी रो ए वी। ठीक है, वैल्यूज पुट इन करके जल्दी से इसकी मास प्रूफ करके देखेंगे। 0.55 kg आ रहा है, सारी वैल्यूज आपके पास यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, तो 1 से 1.5 मिनट लगेगा, जल्दी से करके बताइए मुझे।
ठीक है। आई होप सबसे हुआ होगा। एक दफा मैं भी इसको जो है वो आप लोगों को सॉल्व करके दिखा दूं। बेटा डेंसिटी की वैल्यू, अच्छा 3 सेकंड के लिए पूछा था तो मैं थोड़ा सा अब इसको डायरेक्ट उसमें कर रहा हूँ कि टाइम उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा। डेंसिटी की वैल्यू थी 1.2, एरिया वाज पाई, एंड डायमीटर वाज 0.08 meters इसका स्क्वायर। वेलोसिटी वाज 7.6, एंड क्योंकि टाइम 3 था और वो यहाँ आकर के मल्टीप्लाई हो गया, तो इस सब से आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी 0.55 kg। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में उसने बोला द इंक्रीज इन मोमेंटम ऑफ द मास। तो इंक्रीज इन मोमेंटम मतलब चेंज इन मोमेंटम आपसे पूछा है। तो चेंज इन मोमेंटम आपके पास चेंज इन मास इनटू वेलोसिटी। तो चेंज इन मास आप ऊपर निकाल चुके हो 0.55, और वेलोसिटी थी 7.6। तो इसकी वैल्यू बताइए जल्दी से। 4.18, तो इसको आप 4.2 लिखेंगे। मैंने कहा कि हमने टू सिग्निफिकेंट फिगर्स की अदर डालनी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसने बोला द डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस मास। तो अगेन फोर्स आपके पास चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। चेंज इन मोमेंटम आप निकाल चुके हुए हो 4.2, एंड टाइम की जो वैल्यू है दैट इज 3 सेकेंड्स की बात हो रही थी इस दफा। ठीक है। तो यहां से जो वैल्यू आ रही है वो जल्दी से बताइएगा। 1.4 एक्चुअली, सॉरी। 1.4 न्यूटन की जो फोर्स है वो एक प्रोपेलर लगा रहा है आपके पास। ठीक है। तो डेफिनेटली आपके पास दो प्रोपेलर्स की बात करेंगे तो एरिया डबल हो जाएगा, तो चेंज इन मास डबल हो जाएगा, फिर चेंज इन फोर्स जो एक्सर्टेड फोर्स है वो आपके पास डबल हो जाएगी। ठीक है। तो आई होप सेकंड लॉ यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। अच्छा, हम लोगों ने अभी इसकी और बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है सेकंड लॉ के। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज में भी हैं और पेपर टूज में भी हैं। चले, अब नहीं होगा इंशाल्लाह गलत। सही है। लेकिन उससे पहले बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन, जल्दी से थर्ड लॉ डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, थर्ड लॉ इज बहुत ही कोई मजेदार किस्म का सा लॉ, एंड वो इतना मजेदार है वो मेरी स्लाइड से गायब हो गया। चले जी, एक सेकंड। चलो, सो हियर इट इज। ओके। अच्छा, थर्ड लॉ मैंने क्यों कहा मजेदार है। थर्ड लॉ को मोस्ट मतलब इजीएस्ट वे के अंदर समझने की कोशिश की जाती है, हालांकि इट हैज अ स्लाइट टेक्निकलिटीज, इग्नोर टेक्निकलिटीज। ठीक है ना। देखें, थर्ड लॉ क्या है आपके पास। इट स्टेट्स दैट एवरी एक्शन, अच्छा जो स्टेटमेंट पहले आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, the most common statement that every action of a force has equal and opposite reaction। ठीक है, या every action has equal and opposite reaction। ठीक है। एग्जाम्पल में ये था कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा, तो दूसरा ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर उतनी ही फोर्स लगाएगा। ठीक है। बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ी सी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन थी। इसमें इसमें इस स्टेटमेंट में थोड़ी सी इनकम्प्लीट डिटेल्स हैं जो कि हमें जनरली थर्ड लॉ की स्पेसिफिक डिटेल्स जो उसकी कंडीशंस हैं वो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही। थर्ड लॉ की बड़ी सारी कंडीशंस हैं। हर दफा दो फोर्सेस जो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो और इक्वल रिएक्शन इक्वल मैग्नीट्यूड रखती हो, ठीक है, वो आपके पास थर्ड लॉ नहीं बनता। ठीक है। तो पहले तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं और उसके बाद बताएंगे कि हमने ये इनहांस वर्जन
एक इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ स्टेटमेंट क्यों यूज किया एंड वो क्या कंडीशन है जो इसमें पूरी हो रही है। देखें सबसे पहला तो इसकी स्टेटमेंट देखें, वो कहता है व्हेन टू बॉडीज इंटरैक्ट विद ईच अदर दे एक्सर्ट एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली आपके पास इस स्टेटमेंट के अंदर चारों कंडीशंस छुपी हुई हैं। ठीक है, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, उनको ग्रेजुअली देखते हैं। सबसे पहली बात, टू बॉडीज इंटरैक्ट इक्वल एंड ऑपोजिट, एक और इंटरैक्ट के अंदर दो बातें थी एक्चुअली। ठीक है, अच्छा, व्हेन टू बॉडीज इंटरैक्ट दे एक्सर्ट एन एक्सपीरियंस, मतलब जितनी फोर्स लगा रहे हैं उतनी फोर्स उनके ऊपर भी लग रही है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। ठीक है, कॉमनली नोन एज एवरी एक्शन ऑफ अ फोर्स हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर आपके पास लेट्स से कि मैंने कहा कि ये दो बॉल्स थे हमारे पास, दो ऑब्जेक्ट्स थे, ये आकर के टकराए, तो ये बॉल जो रेड वाली बॉल है वो आपके पास इस दूसरी बॉल मार्क वन के ऊपर जो है येलो वाली बॉल के ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा, और आपकी स्क्रीन पे शायद ही ग्रीन कलर की लग रही है, तो ये ग्रीन वाली फोर्स के बॉल के ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा, एंड ये जो ग्रीन वाली बॉल है वो रेड वाली बॉल के ऊपर फोर्स लगा रही होगी। लेट्स से कि इस जो फोर्स यहां लग रही थी उसको मैंने F1 कहा, और जो फोर्स रेड वाली बॉल लगा रही है उसको मैंने F2 कहा। ठीक है, अब ये जो फोर्सेस हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ F1 इज इक्वल्स टू माइनस F2। F1 इक्वल्स टू F2 मैग्नीट्यूड का सेम होना है, मतलब इक्वल, एंड माइनस साइन यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन शो कर रहा है कि अगर F1 इट्स टुवर्ड्स राइट तो F2 जो है वो टुवर्ड्स लेफ्ट हो रही होगी, अगर F1 इज अपवर्ड तो F2 डाउनवर्ड लग रही होगी, तो इक्वल एंड ऑपोजिट यहाँ रिएक्शन हो गया। इन दो फोर्सेस को इन दो फोर्सेस को हम एक्शन रिएक्शन फोर्स कह रहे होते हैं। ठीक है, मतलब लेट्स से कि फॉर एग्जांपल ये स्टेशनरी थी और ये आकर के से टकराई थी, तो एक्शन वाज डन बाय दिस फोर्स वन मार्क वन, ये इससे आके टकराई, इसने फोर्स लगाया, दिस वाज द एक्शन फोर्स। एज अ रिएक्शन ये वाला फोर्स लग रहा होगा, वो लगाएगा आपके पास। ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि ये बात इतनी सिंपल नहीं है, देयर आर सर्टेन कंडीशंस ना, तो वो कंडीशंस क्या है वो देखते हैं यहाँ पे, और वो फिर स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा कि व्हाई दिस इन स्टेटमेंट इज नॉट एन कंप्लीट स्टेटमेंट, और ये वाली स्टेटमेंट के अंदर क्या चीजें हैं। तो कंडीशंस देखें, साथ साथ देखते जाते हैं, डायग्राम के साथ भी और स्टेटमेंट के साथ भी। पहली कंडीशन, द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट, ये काफी कॉमन सी बात थी, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट हमने नॉर्मली पढ़ा था। दूसरी कंडीशन, द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स मस्ट एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। मतलब देखें, फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में ये पेंसिल है, ये ऑब्जेक्ट है, इस पर एक फोर्स में टुवर्ड्स राइट लगाता हूं 5 न्यूटन की, और एक फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट लगाता हूं 5 न्यूटन की, तो both the forces are equal 5 न्यूटन and both the forces are opposite right and left। ठीक है, तो equal and opposite forces हैं, but yet they are not a third law pair। why are not they a third law pair? Because they both the forces A and B, let's say both the forces are experienced by the same object, इसकी तरफ से दोनों फोर्सेस इस एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है। ऑल्दो के एक्शन रिएक्शन पेयर का शर्त यह है कि देयर मस्ट बी टू बॉडीज इन्वॉल्व एक्सर्टिंग एंड एक्सपीरियंसिंग फोर्सेस। मतलब बॉडी ए would exert a force on body B, and body B would exert a force on body A of equal magnitude in opposite direction। ये पहली कंडीशन इसकी, मतलब इंपॉर्टेंट कंडीशन, दूसरी कंडीशन जो हमने डिस्कस की थी। ठीक है, तो इसी तरह जैसे हम रस्सी को खींचते होते हैं, जितनी फोर्स हम इधर से, जैसे वो जो टग ऑफ वॉर वाली एग्जांपल अक्सर लोग देते हैं थर्ड लॉ के अंदर, दैट्स नॉट अ थर्ड लॉ है। क्यों बेटा? हाँ, बैलेंस अनबैलेंस फोर्सेस के अंदर दैट मस्ट बी यूज, लेकिन थर्ड लॉ पेयर वहां पे यूं नहीं लग रहा कि जो इधर से फोर्स लगा रहे हैं और जो इधर से फोर्स लगा रहे हैं वो रस्सी के ऊपर ही लगा रहे हैं भाई। ठीक है, सो बोथ द फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दी सेम ऑब्जेक्ट, तो दे मस्ट बी टू ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व्ड इन अ थर्ड लॉ पेयर। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं आपसे कहूं कि एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर एक बुक रखी हुई है, ठीक है, इस बुक का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, लेट्स से 3 न्यूटन, एंड एज अ रिएक्शन फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स
ये टेबल जो है इस बुक के ऊपर फोर्स लगा रही है 3 न्यूटन की, एंड ऐसा ही होता है। एंड इसी तरह आपके पास फोर्सेस बैलेंस होती है, फर्स्ट लॉ वाला। तो देखिए, पहली कंडीशन इक्वल पूरी हो रही है, ऑपोजिट पूरी हो रही है, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स वो भी पूरे हो रहे हैं, ठीक है ना। तो forces are equal, forces are opposite, forces are exerted and experienced by two different objects, yet they are not an action reaction pair। क्यों नहीं है? आखिरी कंडीशन, must be of same time, the action and reaction forces must be of same time। अब यहां से the word interaction समझ में आएगा। जो हमने एक बात की, when two bodies, ये हमने अभी डिस्कस किया कि two bodies involved है, interact। अब interact का क्या मतलब है? देखिए, दो ऑब्जेक्ट्स अगर इंटरेक्ट करेंगे तो उनकी इंटरेक्शन फोर्सेस सेम होनी चाहिए। कैसे? अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो उसको रिएक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स दे सकती है, अगर मैग्नेटिक फोर्स है तो उसको रिएक्शन मैग्नेटिक फोर्स देगी, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो उसको रिएक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देगा। कैसे? एग्जांपल समझाता हूं। देखिए, ओलिवस की जो नॉलेज है उसको इस्तेमाल करो। नॉर्थ पोल को पॉजिटिव चार्ज से कोई अट्रैक्शन रिपल्जन हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फोर्स, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो देयर इज नो रिलेशन बिटवीन दीज टू फोर्सेस। इसी तरह मैं कहूं कि पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, नहीं भाई, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? दो अलग अलग टाइप की वो आपके पास फोर्सेस हैं। अब वो जो आप ये बोलोगे सर, जो आपने एग्जांपल दी थी वो क्या था, बुक एंड टेबल वाली। तो देखो, टेबल जो है, सबसे पहले मैंने कहा था उसका वेट, तो वेट है आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। एंड ये लग रहा है कांटेक्ट फोर्स। ये दो अलग अलग टाइप की फोर्सेस हैं, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बना रही है। अब ये एक्शन रिएक्शन पेयर यहां पे किस तरह बनेगा, देखें। अगर कोई ऑब्जेक्ट जमीन की तरफ गिर रहा है, नहीं भी गिर रहा, तो उसका वेट तो एक्ट कर रहा है ना। तो जितना उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, उतनी ही फोर्स वो ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर लगा रहा है। दिस इज यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल लॉ का पार्ट, ठीक है, जो न्यूटन साहब ने कहा था, जिसको आप इन वेरी डिटेल A2 के सेकंड चैप्टर के अंदर, ग्रेविटेशनल फील्ड्स के चैप्टर के अंदर आप पढ़ेंगे, अगर आप A2 तक पहुंचे इंशाल्लाह। तो वहां पे इस फोर्स को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसको हम वेट कहते हैं, वेट एक्चुअली कोई सिंगुलर फोर्स नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ पेयर। अगर मुझे मेरा वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये कि अर्थ इज exerting a force on me of let's say 600 Newton, so I am also exerting a force of 600 Newton on the earth in an upward direction। अब ये एक अलग ही गुफ्तगू है कि सर why the why do we fall backward to the ground, ऐसा क्यों नहीं है, हम उछले अर्थ हमारी तरफ ऊपर आ गई। तो जरा मास देखें और उसके बाद बात कीजिएगा, ठीक है ना। इस वजह से अर्थ ऊपर नहीं आती, लेकिन द फोर्सेज आर आपके पास म्यूचुअल फोर्स, ठीक है। तो इसी तरह जो आपके पास ये जो टेबल के ऊपर ये बुक रखी हुई थी, इसका जो वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था, उसको रिएक्शन फोर्स उसको रिएक्शन फोर्स वेट की ही तरफ से मिल रही थी, ठीक है। मतलब यूं समझे कि यहाँ जो मैंने एग्जांपल दी थी, ऑब्जेक्ट यहाँ बना हुआ है, ठीक है। देखें, ये ऑब्जेक्ट अगर टेबल पे रखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इसका वेट जो है उसको रिएक्शन अर्थ की तरफ से मिल रहा होगा। तो एक्शन रिएक्शन पे ये बन रहा है। मसला ये कि हमें एक्शन फोर्स तो नजर आ रही है, हमें रिएक्शन फोर्स नजर नहीं आ रही है, ठीक है। अब एक बात आप ये बोलेंगे, सर व्हाट अबाउट दिस फोर्स देन, ये किस चीज का रिएक्शन है, ठीक है, या ये किस चीज का एक्शन है? और इसका भी रिएक्शन होना चाहिए था, क्योंकि आपने बोला एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो गौर से सुनेगा। अब ये बात बहुत ही बारीक है, तो बहुत सुकून से आप लोगों ने सुनना है। देखें, ऐसा है कि दिस इज द रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स या कांटेक्ट फोर्स जिसे आप कहते हो। देखिए, कांटेक्ट फोर्स जो होती है वो सरफेस लगाता है ऑन द ऑब्जेक्ट इन कांटेक्ट, ठीक है।
अब मुझे एक बात ये बताएं, हु डिसाइडेड कि इन दोनों में से सरफेस कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है? मेरे लिए ऑब्जेक्ट बॉल है, सरफेस टेबल है। भाई इस ऑब्जेक्ट के लिए, टेबल के लिए, ये बॉल का पार्ट भी तो एक सरफेस है। ठीक है। तो अब बहुत ही कंफ्यूजिंग बात कहने वाला हूं, लेकिन आप लोगों ने समझना है, क्योंकि जो है वही बताई जा रहा है। देखें, अब यहाँ पे जो फोर्सेस लग रही है वो इन्वॉल्व देखिएगा कितनी फोर्सेस है। यहाँ पे 4 फोर्सेस लग रही हैं एक्चुअली आपके पास। ठीक है। एक, इसका वेट डाउनवर्ड, जिसका रिएक्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ की तरफ से लग रहा है। एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया एक फोर्स। दूसरा, ये जो सरफेस है, ये जब बॉल इस सरफेस के ऊपर एक कांटेक्ट फोर्स तो लगा रही होगी ना, जो कि उसके वेट के बराबर है। अरे समझ रहे हैं? ये बॉल जो है वो इस टेबल के ऊपर एक सरफेस, एक रिएक्शन फोर्स लगा रही होगी, जिसको मैं यहां से शो करूंगा। ठीक है, लेट्स से मैं इसको F1 का नाम देता हूं। एंड इस फोर्स के रिएक्शन में ये टेबल इस बॉल के ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगा रही होगी। कंफ्यूजिंग क्या है इसके अंदर? कंफ्यूजिंग ये कि सारी फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है। भाई देखें, ये जो बॉल है इस टेबल के ऊपर कितनी फोर्स लगाएगी? जितना इसका वेट है। ऐसा है। इसको रिएक्शन कितना मिलेगा? जितना इसका वेट है। अर्थ कितना रिएक्शन देगा? जितना इसका वेट है। जस्ट बिकॉज ऑल दी फोर्सेस हैव सेम मैग्नीट्यूड। तो लेकिन अब मुझे किस तरह पता चलेगा कि भाई कौन सी फोर्स है? ओरिजिन देखेंगे ना आप ओरिजिन से अंदाजा लगाएंगे कि कौन सी फोर्स है और किसका रिएक्शन है। अब अगर मैं वेट की बात करता हूं ना, तो वेट का ओरिजिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये रहा, और उसका रिएक्शन फोर्स ये रहा। और अगर मैं बॉल की तरफ से कांटेक्ट फोर्स ऑन दी टेबल, जो कि मैंने अभी यहां नहीं बनाया, मैं बना देता हूं, बॉल की तरफ से कांटेक्ट फोर्स ऑन दी टेबल ये रहा। ठीक है। अब इसका ओरिजिन चेक करें। ये बॉल के सरफेस से, ये बॉल के सरफेस से टेबल के सरफेस के ऊपर लग रहा है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नहीं लग रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है मेरे पास। ये इसका वो पुशिंग फोर्स था जो कि अपने वेट के बराबर लगा रहा था। भाई अगर मैं, अल्लाह ना करे, लेकिन मैं कहीं दूर से गिर रहा हूं और मैं आगे किसी से टकराऊं, मैं कितनी फोर्स लगाऊंगा? जितना मेरा वेट था। या अगर वेट ना भी था, तो जिस रिजल्टेंट फोर्स से मैं चलता हुआ आ रहा था, अगर ये रेजिस्टेंस भी लग रही थी, तो मेरी एक रिजल्टेंट फोर्स होगी, मैं उस रिजल्टेंट फोर्स के इक्वल एक फोर्स लगाऊंगा ना। तो जिस वो जो मैंने फोर्स लगाई, मुझे रिएक्शन उसका मिलेगा। ठीक है। मेरा वेट अलग है। अब फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करें, अगर एक ऑब्जेक्ट गिरता हुआ आ रहा है, उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस ठीक ठाक बहुत ज्यादा लगी हुई है। ठीक है। तो इसका मतलब मैं कहूं कि अगर उसका वेट था 60 न्यूटन का, उसके ऊपर जो डाउनवर्ड रिजल्टेंट फोर्स थी, लेट से वो 1 न्यूटन की थी, तो जब मैं टकराऊंगा ना, तो मुझे रिजल्टेंट फोर्स 1 न्यूटन की लग रही होगी। ठीक है ना? सो आई होप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग फैक्टर था, समझ में आया होगा। तो जिसको मैंने यहाँ पे एक दूसरी डायग्राम से समझाने की कोशिश की है। ठीक है। आई होप अब एक और एग्जांपल आपको ये समझा पाए। ठीक है। अगेन एक साहब है, वो अर्थ के ऊपर खड़े हुए हैं। अब उनके ऊपर 4 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। चारों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन ओरिजिन, कॉज, रिएक्शन, एक्शन सबका अलग है। ठीक है। पहला, इसका वेट जिसका ओरिजिन मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिखाया है, तो ये इसका वेट हुआ, और इसको रिएक्शन मिल रहा है यहां से। तो क्योंकि इसका वेट 600 न्यूटन का था, तो अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है इसकी वजह से, वो भी 600 न्यूटन की है। दूसरी फोर्स जो इसके फीड्स सरफेस पे लगा रहे होंगे, सरफेस फ्लोर के ऊपर, मैं खड़ा हूं तो मेरे पैर, मेरे जो फीट्स हैं वो फ्लोर के ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स बाय द फीट्स ऑन द फ्लोर। वो भी डेफिनेटली डाउनवर्ड है, लेकिन उनका ओरिजिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं है। तो वो आपके पास रिएक्शन ऑन द अर्थ है, या एक्शन ऑन द अर्थ है। 600 न्यूटन का होगा, क्योंकि जितना वेट है उतनी फोर्स लगाऊंगा। एज अ रिएक्शन, फ्लोर भी मेरे फीट्स के ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा, अगेन वो भी 600 न्यूटन का है। तो एक एक्शन रिएक्शन पेयर ये बना, एक एक्शन रिएक्शन पेयर ये बना। एक है ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल का, एक है कांटेक्ट कांटेक्ट का। तो सेम टाइप्स ऑफ फोर्सेस थर्ड लॉ के अंदर होना जरूरी है। आई होप कि कंफ्यूजन होकर चली गई होगी।
थर्ड लॉ की। क्लियर यहाँ तक की बातें? अब इसके कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि अभी टाइम अप हो गया हमारे पास, तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके एग्जाम्पल क्वेश्चंस करेंगे, इसको एक दफा दोबारा रिव्यू करेंगे इस सारे कॉन्सेप्ट को। जाहिर आई नो दैट कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, तो इसको एक दफा दोबारा रिव्यू करके जब इसके हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो ये मजीद क्लियर होता चला जाएगा आपके पास। तो न्यूटन्स के 3 लॉ तो पढ़ चुके हैं हम लोग, अब हम लोग करेंगे इसको रिव्यू। मैं बाय टुमारो इंशाल्लाह ये जो स्लाइड्स हैं लॉज ऑफ मोशन की, इसको आपको ड्राइव पे अपलोड करके आपको अपडेट कर दूंगा। तो आप लोग रिव्यू जरूर कर लीजिएगा इसका, ठीक है? तो इंशाल्लाह